जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, जिसका दोनों का लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। ईरान ने इजराइल के छिटपुट हमलों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। शायद यही दिखावा करना था इजराइल को, जिसकी बात अमेरिका और उसके साथी मुल्क कर रहे हैं। ईरानियन ऑफिसर्स दावा कर रहे हैं कि कल रात सुने गए सभी विस्फोट, सभी एक्सप्लोजन्स इंटरसेप्शन के चलते हुए हैं और जमीन पर कोई एक्सप्लोजन, कोई विस्फोट नहीं हुआ है। खैर, इस इंसिडेंट के बाद कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ गए हैं। रूस पर नए सैंक्शंस के बाद कुछ मेटल्स के महंगे होने के आसार हैं। शेयर बाजारों पर भी दबाव है। दोस्तों, दरअसल गजा में इसराइल की हार हो चुकी है। ईरान ने इसराइल पर बॉम्बबारी करी है। इसराइल के इतिहास में पहली बार है कि इसराइल पर हमला हुआ है और पहले से ही कहा जा रहा था कि वो जवाबी कार्रवाई सिर्फ खाना पूरी करने के लिए ही करेगा। अंसारुल्लाह ने अमेरिका, ब्रिटेन, इसराइल को करारा झटका दिया है। फ्रांस को अफ्रीका से बाहर निकाल दिया गया है। रूस ने यूक्रेन में नेटो को जमकर बेइज्जत किया है। आप जानते हैं, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसे पूरे वेस्ट का डाउनफॉल यानी डिक्लाइन ऑफ कलेक्टिव वेस्ट कहा जा रहा है। दोस्तों, ये दुनिया में यहां और वहां ग्रेजुअली हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो कल तक अनथिंकेबल यानी सोच के भी बाहर था, वो अब डेली की हकीकत है। जानकारों के मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज ईरान पर इसराइल के सिंबॉलिक हमले, जिसमें सिर्फ नाम भर का नुकसान हो, यानी वेस्टर्न कंट्रीज ईरान से उसके ऊपर सिंबॉलिक हमले की पैरोकारी करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अमेरिका की ऐसी रिक्वेस्ट को ईरान ठुकरा चुका है और ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो वो हमले का कड़ा जवाब देगा। अब ईरान पर हमले का दावा किया जा रहा है। वहीं ईरानियन मीडिया का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के पास मैक्सिमम सिक्योरिटी है और इसराइल के रात के हमले से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कुल मिलाकर चाहे यूक्रेन हो या गजा, वेस्टर्न अगुवाई अमन तो छोड़ दे, अमन के लिए पहल करने में भी फेल रहा है। ये वॉर मेनियक वेस्ट एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया को जंग में झोंकने के चक्कर में है। इसराइल का सरकारी गैंग की बैठक लगातार जारी है, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं अमेरिका ने ईरान से कांटेक्ट करके कहा था कि इसराइल को थोड़ा सा कुछ कर लेने दो और मामले को खत्म करो। मतलब साफ है कि नेतन्याहू के साथ मिलकर टेलीप्रॉम्प्टर बाइडेन वेस्ट एशिया को जंग में झोंकना चाह रहे हैं। वैसे कुछ खबरों के मुताबिक इसराइल ने ईरान के हमले का जवाब देने का फैसला किया था। अब उस हमले की सूरत सामने आ चुकी है। यह कह पाना तो मुश्किल है, पर शक है कि एक और हमला ईरान के नतांज शहर पर हो सकता है। आपको बता दूं कि वहां ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो यकीनन वेस्ट एशिया में तबाही मचने वाली जंग होगी और इस जंग का उस रीजन में जो असर होगा वो तो होगा ही, लेकिन इस जंग का खामियाजा पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को भी भुगतना पड़ेगा। शेयर मार्केट अभी से ही हिलने लगा है और तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। समुद्री रास्तों के रुकावट होने से तमाम चीजों के दाम बढ़ेंगे। वैसे आप लोग को बता दूं कि ईरानी हमलों से बचने के लिए नेतन्याहू जेरूसलम में एक अमेरिकी खरबपति दोस्त के घर में रहने गए थे, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसके घर में एक मजबूत बंकर है। खैर, कुल मिलाकर इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि ईरान और इसराइल की लड़ाई आगे बढ़ेगी या नहीं। दोस्तों, इसराइली हमलों के खिलाफ इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक ईरान की अनप्रेसिडेंटेड जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा था कि अमेरिका ईरान से लड़ाई नहीं चाहता है, पर वो अपनी और इसराइल की हिफाजत करेगा। बहरहाल, ईरान के इसराइल पर जबरदस्त हमले के बाद कुछ बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। ईरान ने जो इसराइल के साथ किया,
वो किसी भी लेवल पर अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व है। एक साथ रेजिस्टेंस की सभी ताकतों के तरफ से हमले ने इसराइल की सो कॉल्ड डिफेंस पावर की कमजोरी को सामने रख दिया है। खैर, अब इसराइल के सो कॉल्ड हमले ने ईरान के डिफेंस पावर की मजबूती को सामने ला दिया है। वहीं ईरान का इसराइल पर हमला उसके हवाई हमले की ताकत को भी दिखाता है और उसके कमिटमेंट को भी। अमेरिका और इसराइल ने दशकों से ईरान को टॉर्चर किया है। ईरान पर तमाम हमले हुए, बड़े आर्मी ऑफिसर्स मारे गए, फाइनेंशियल पाबंदियां हैं। 80 के दशक में ईरान ने 8 साल तक अमेरिका इसराइल सपोर्टेड इराक के हमलों का सामना किया था। खैर, अब मुद्दा यह है कि अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो क्या होगा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इराक पर हमले से पहले अमेरिका को 6 महीने तक तैयारियां करनी पड़ी थीं। तब अरब मुल्कों ने उसे कोऑपरेशन दिया था, तभी अमेरिका बड़ी फौज इराक की सरहद पर जमा कर पाया था। लेकिन ईरान के साथ अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान के ईस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। जानकारों की माने तो ये मुल्क अमेरिकी फौज के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। वहीं साउथ में फारस की खाड़ी में ईरान सबसे बड़ी ताकत ही नहीं बल्कि इकलौती ताकत है। अब ईरान के वेस्ट में मौजूद इराक और तुर्की अमेरिकियों को जगह देंगे कि वो ईरान पर हमला करे, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान और आर्मेनिया का रास्ता लंबा भी है और उलझा हुआ भी है। दूसरी तरफ अरब मुल्क अपने देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और उन्होंने इसके लिए साफ साफ अमेरिका को मना भी कर दिया है। दूसरी तरफ नेवी यानी नौसैनिक ताकत में भी ईरान अमेरिका को कड़ा मुकाबला दे सकता है। तो अब मामला हवाई ताकत यानी वायु का रह जाता है। ईरान के पास ड्रोन और मिसाइलों का बड़ा भंडार है। उसकी कैपेबिलिटी को दुनिया देख चुकी है। अमेरिकी जहाजों को लंबी दूरी तय कर ईरान पर हमला करना होगा। किसी भी हालात में यह तय है कि बड़ी तादाद में ताबूत अमेरिका वापस लौटेंगे। खैर, इस बात को अमेरिकी बखूबी जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि जब पहले ऐसा हुआ था तो उसका नतीजा क्या हुआ था। ईरान के साथ ऐसी किसी भी लड़ाई में इसराइल का कोई खास रोल नहीं रहेगा। इसराइल को लेबनान, यमन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन के लड़ाके संभालेंगे तो जनरल सुलेमानी के नाम पर लड़ेंगे। माना जा रहा है कि इस लड़ाई में ईरान अमेरिका के अंदर भी बहुत कुछ करा सकता है और साइबर मोर्चा भी खुलेगा। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की सरकारों को अपनी आवाम के बड़े हिस्से के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, जो न सिर्फ एंडलेस वॉर से परेशान है बल्कि वेस्ट एशिया की लड़ाई उनके लिए महंगाई का तूफान भी लेकर आएगी। दोस्तों, जानकारों की माने तो इस वक्त दुनिया 2 खेमों में बंट चुकी है। एक खेमे में रूस, चीन, ईरान, यमन, लेबनान और नॉर्थ कोरिया है, तो दूसरे खेमे में है नेटो, अमेरिका, इसराइल और इंग्लैंड। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को खुला चैलेंज दिया है कि तुमने ईरान के खिलाफ कुछ किया तो चीन और रूस ईरान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार है और तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने इसराइल से कह दिया कि ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका ज्यादा कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। कुल मिलाकर ईरान के इसराइल पर करे गए हमले से अमेरिका हिल गया है और उसकी सारी हेकड़ी गायब हो गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका इसराइल का साथ नहीं देगा। कहने का मतलब यह है कि रूस की धमकी का असर साफ साफ दिख रहा है। सोचिए, इसराइल से 1600 किलोमीटर दूर ईरान ने सिर्फ कुछ मिनटों में 300 मिसाइलें और 200 से ज्यादा किलर ड्रोन से इसराइल पर हमला करके दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। जब यह हमला हुआ तो ऐसा लगा कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ईरान ने इसराइल पर आधी रात में 200 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक करे थे। इन 200 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले में किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल थी और ईरान की यह कार्रवाई दमिश्क में उसके दूतावास पर इस्राएली हमले के खिलाफ करी गई। खैर, रूस ने अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों को वार्निंग दे दी है कि अगर इस जंग में अमेरिका इस्राएल की तरफ से कूदा तो रूस ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा। ईरान के हमले में इस्राएली डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई है।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जनता को ढाल बनाकर सड़कों पर उतार रहे थे और खुद अपने साथियों के साथ बंकर में छिप गए थे। इधर लेबनान ने भी इसराइल पर जबरदस्त हमला कर दिया है। कुवैत, यमन समेत तमाम मुल्कों ने इसराइल से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। खैर, अब हर कोई ये देखने का इंतजार कर रहा है कि इसराइल ईरान के हमले का कैसे जवाब देता है। लेकिन इसके साथ साथ डिप्लोमेसी यानी कूटनीति भी तेज हो गई है। इसराइल ईरान के हमले के बाद काफी अलग थलग दिख रहा है और गजा पर सवाल तेज हो गए हैं। वहीं इसराइल इस मौके को ईरान पर इंटरनेशनल दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश में दिख रहा है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने 32 मुल्कों यानी 32 मुल्कों को लिखा है कि वो ईरान पर बैन लगाएं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि वो ईरान के मिसाइल स्कीम पर सैंक्शन लगाए। तो आपको बता दूं कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर यूएन के कई सैंक्शंस पिछले अक्टूबर में खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो ईरान के एक समझौते से जुड़े हुए थे। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर बैन जारी रखा है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं कि ईरान उन कुछ मुल्कों में से है जिस पर वेस्टर्न कंट्रीज और उनके पिछलग्गुओं ने सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सैंक्शन लगाया हुआ है। उसके बाद भी ईरान के तेल का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। दरअसल हकीकत यह है कि ग्लोबल साउथ अब वेस्ट का मोहताज नहीं रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।